धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज जिन खास खबरों पर फोकस करने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम मामला है पुतिन से जुड़ा हुआ, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं बातचीत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझौता कराने की। सवाल पैदा होता है जब एंटोनी ब्लिंकन 5-5 दौरे करने के बाद समझौता नहीं करा पा रहा है, अमेरिका तमाम कोशिशों के बाद समझौता नहीं करा पा रहा है, तो पुतिन आखिर किस रास्ते से समझौते की बात कर रहे हैं। इराक से भी खबर सामने आई है। वहां के सांसदों ने कहा है कि फौरन वहां से अमेरिका की फौज को हटाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके अलावा सऊदी अरब भी एक मीटिंग बुला रहा है ताकि युद्धोपरांत गाजा के हालात को लेकर चर्चा की जाए। यानी पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा है और हम आपके सामने इस बुलेटिन में दुनिया भर की खबरें रखते ही हैं। तो खबरों पर बात करने के लिए स्वागत कर लेते हैं कृष्णान जी यानी के जी का, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर है और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ, क्योंकि जैसा कल हमने अपने व्यूअर से कहा था कि हम कोशिश करेंगे कम वक्त में ज्यादा चीजें उनके सामने रख सकें। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पीड बढ़ाकर भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं। पहली खबर जो हमारे पास आ रही है वो है कि जो भारत में कुछ उठापटक चल रही है उससे जुड़ी हुई। कल कर्नाटक की सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर आई, आज केरल की सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रही है, नोएडा से किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं, पंजाब से किसानों ने चलना शुरू कर दिया दिल्ली कूच के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चीजें तय हुई थी उन पर अमल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो मुंबई का आजाद मैदान है वहां पे शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। यानी हो तो बहुत कुछ रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। जी, दिखाया भी नहीं जा रहा है और जो यहाँ की मजदूर किसानों के यूनियन है या उनके जो नेता है वह भी सही या कारगर तरीके से इन आंदोलनों को एक साथ नहीं बटोर पा रहे। इसके अलावा भी चल रहा है न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ चल रहा है, रोजगार देने की मांग चल रही है, निजीकरण के खिलाफ चल रहा है। वैसे आज हमारे तरफ से भी यानी लोक पक्ष भी उसमें शामिल होगा। एक मोर्चा है 35 से 40 ट्रेड यूनियंस का पूरे भारत भर में, और यह जंतर मंतर पर आज होगा 2 बजे से 5 बजे तक मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान। और इसमें कई तरह के संगठन आ रहे हैं और 16 तारीख को फिर से भारत बंद का भी बात है, 13 तारीख को और भी किसान आ रहे हैं। आपने जैसा बताया पंजाब से, उत्तर प्रदेश से ईवीएम के खिलाफ भी चल रहा है। यानी पूरे भारत में कुछ ना कुछ हो रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि अभी भारत में जो स्थिति बन रही है वो मजदूर वर्ग से ज्यादा आगे किसान यूनियन, हालांकि उनके बीच में या आज की सरकार भाजपा उनमें तोड़ फोड़ करने की बहुत कोशिश की, कुछ हद तक तोड़ा भी है, लेकिन उनकी शक्ति बरकरार है और उनके पास ट्रैक्टर है और उनके साथ ट्रेड यूनियन मजदूरों का पूरे ना आने के बावजूद भी काफी ताकतवर है। जहां तक केरल और कर्नाटक की सरकार की बात है, वह भी संघवाद के लिए लड़ रहे हैं कि यह एक संघीय देश है और तुम जो है ईडी के थ्रू, दूसरे तरीकों से थ्रू, न्यायालय के थ्रू हमारे जो अधिकार है बंद कर रहे हैं। हमसे जो टैक्स तुम लेके जा रहे हो हमारी जनता का, उसका 1 या 2% ही दे रहे हो, बाकी तुम अपने प्रचार प्रसार, अपनी देख रखाव के लिए कर रहे हो, ना कि जनता के लिए कर रहे हो। और वह भी एक तरह से, हालांकि यह सांकेतिक है लेकिन जनता के लिए यह एक संदेश है और जनता के जो प्रतिनिधि सही दिशा में करने वाले उनके लिए संदेश है कि यह मौका है। चुनाव तो अभी अब आ ही चुका है सर पे, और चुनाव के बाद भी जरूरत होगा, तो यह मौका है कि तुम पूरे जनता को एक साथ उनकी धड़कन को पहचानो और सही दिशा में ले जाओ ताकि फांसीवाद का सही तरीके से मुकाबला हो सके। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिसमें अहम भूमिका बनती है मीडिया की वो कुछ और ही कर रहा है। नरेंद्र मोदी के भाषण दिखा रहा है कि नेहरू के बारे में ये कह दिया, योगी के भाषण दिखा रहा है कि अयोध्या मथुरा काशी के साथ अन्याय हुआ, अयोध्या जो है अन्याय से मुक्त हो चुका है और काशी और मथुरा की बारी है। ये तमाम चीजें वो बताने में लगा हुआ है। असल में उसको इसी काम का ठेका भी मिला है, सच्चाई से लोगों को दूर कर रहा है। सच्चाई क्या है कि श्रीनगर में टारगेट किलिंग की गई है, पंजाब के 2 लोगों पर गोलियां बरसाई गई है, एक मौके पर मर गया है, दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। जी, जहां तक श्रीनगर की बात है, ऊपर से दिखाया जा रहा है पूरे भारत में कि अब धारा 370 हटाने के बाद, उसको 3 भागों में बांटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ ही गया उनके पक्ष में, या वर्डिक्ट आ ही गया है।
इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां खुशहाली के दिन आ गए हैं और कहा गया था कि श्रीनगर को चमका दिया जाएगा और फॉरेन कंट्री लाइक नीदरलैंड टाइप का बना दिया जाएगा। वो हो चुका है और यहाँ की जनता को वही नजर आ रहा है जो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दिखाया जा रहा है। गोदी मीडिया तो खत्म ही हो गई है और इसीलिए सोशल मीडिया जैसे आप हैं और लोग भी हैं, उन पर भी बंधन लगाने की कोशिश अब जारी है ताकि हम लोग जो भी उस को हवा दे रहे हैं, उन सच्चाइयों को सामने ला रहे हैं, उसको भी बंद किया जाए। जी सही बात है। जो असल में वो कातिया है ना, आपने फिल्म देखी है ना घातक, सनी देओल वाली। कातिया को डर बहुत लगता है क्योंकि उसका साम्राज्य डर और खौफ के आधार पर ही टिका होता है, इसलिए वो उस डर को कम नहीं होने देना चाहता क्योंकि जीत डर के आगे ही है। खैर, अगली खबर है एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से। उसने कहा कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो उनके घरों पर, मकान दुकानों पर, उनके धर्म स्थलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको फौरन बंद किया जाए, उनको जुर्माना, हर्जाना, मुआवजा भी दिया जाए। यह बहुत बढ़िया खबर है। इंटरनेशनल एमनेस्टी ने जो भी लिया है उसको, हालांकि उसके पास फिर से पावर नहीं कि उसको यहाँ पे लागू करवा सके, लेकिन यह बहुत बढ़िया खबर है। पूरे विश्व भर में इसकी खबर होनी चाहिए। जहाँ की जनता लड़ रही है, जहाँ की सरकार हमारी जनता के साथ है और खुद हमारी जनता के लिए, विपक्ष के लिए भी कि यह समस्या है। उन्होंने फिर से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ जो कत्लेआम किया गया, जनसंहार किया गया, उस पर भी फिर से उस मुद्दा को आगे लाने की उन्होंने कोशिश की है और यह उनका जो भी आदेश है या जो भी प्रस्तावना है वह स्वागत योग्य है। जी, हमारी सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल को यहाँ से भगा चुकी है, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे और न जाने क्या क्या चीजें कर चुकी है। ऐसे में अगर उसने कोई रिपोर्ट जारी कर भी दी तो ये लोग तो कहेंगे भैया ये तो चिड़ में कर रहे हैं। दो चीजें होती है जनता के लिए, एजिटेशन एंड प्रोपेगेंडा। यानी एजिटेशन मतलब उनको बताना कि चीज क्या हो रही है, क्यों हो रही है, और प्रोपेगेंडा मतलब कि उनको सही दिशा दिखाना। तो ये एजिटेशन का एक आधार बना है। आप सोशल मीडिया में देखें, आज INDIA या कांग्रेस समर्थित जितने बाकी लोग हैं या जितने विपक्षी हैं, वो एजिटेशन तक सीमित है कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, या भूल कर कि वह भी बाइलाज वही कर रहे हैं। वह भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी जनता के खिलाफ तानाशाही कर रहे हैं। यदि आप ममता बनर्जी के ले, वह भी कभी धरना पर बैठी थी जंतर मंतर पे, वह भी उनका CPM और CPI के खिलाफ जो उनका तानाशाही रवैया है, मजदूर के वर्ग के जितने भी यूनियन है वही रवैया है। और बाकी जो हो रहा है वो नजर आ ही रहा है। जी, तो यही हमें देखना है। ठीक है, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है पाकिस्तान से। हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पे चुनाव हो रहा है और वोट डाले जा रहे हैं बैलेट पेपर से। हालांकि कल वहां पे 3 जगह आतंकी हमले हुए और 31 लोग भी उसमें मारे गए हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? इसके साथ साथ यह भी कि उनके सटे हुए जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और ईरान से, उसको भी सीज कर दिया गया है 24 घंटे के लिए। ये टेम्परेरी मेजर है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव को जबरदस्ती लादा जा रहा है जनता पर, जनता नहीं तैयार है। या यदि जनता तैयार भी है तो ये कुछ आतंकवादी जो इस सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इस आतंक से ना तो चुनाव रुकने वाला है, ना नई सरकार के गठन को आप रोक सकते हैं। और इससे होता क्या है कि जनता का जो इनिशिएटिव है, जो जनता अपनी तरफ से लड़ती, जो उनका धरना प्रदर्शन लाखों लाख में हो रहा था इमरान खान के लिए या एक सही में प्रजातंत्र के लिए, वह मर रहा है। वह यह तकरीबन उसी तरह का है कि जहां पर यहाँ के माओवादियों ने भी छत्तीसगढ़ आदि में चुनाव का बहिष्कार का एक नारा देना अलग है, जबरदस्ती चुनाव रोकने की कोशिश करना, बूथ में जाकर कुछ 2-4 बम फोड़ देना, यह बिल्कुल गलत बात है। इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला जनता को। जी, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव से हमें तो फायदा होता हुआ दिख रहा है ना। नवाज शरीफ की वापसी होगी क्योंकि सेना उसको ले आई है और मोदी सरकार के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बगैर बुलाए वहां पहुंच जाते हैं। कोई खास वैसा नहीं है, उनकी कुछ मजबूरी थी, मोदी सरकार की वजह से मजबूरी थी या दिखाने की। वाजपेयी भी आए थे तो वह भी बस से पहुंच गए थे वहां पर। वह चलता रहता है, लोग दिखाते हैं कि विदेश नीति बड़ा ही सक्सेसफुल है। विदेश नीति से यहाँ की जनता को दबाने की कोशिश, हालांकि आजकल थोड़ा घटा है विदेशों में, अब वह थोड़ा सा उबाऊ सा हो गया है कि आप गुजरात से जनता को लेके जा रहे हैं, वहां जनता को ला रहे हैं, पैसे ला रहे हैं। जितना जनता आपने खड़ा करते हैं उसके विरोध में वहां की जनता खड़ी हो जा रही है, भले उसको कितनी छिपाने की कोशिश करे। उससे ज्यादा, इस विदेश नीति से ज्यादा तो यहाँ के धर्म का जो आधार है, मंदिर बना रहे हैं, यूपी में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, जो इनके नेता लोग भाषण दे रहे हैं, वह सब ज्यादा प्रभावी है उनके लिए।
हमारे लिए नहीं है, हमारे तो विरोध में जा रहा है, लेकिन ज्यादा प्रभावी है। इसलिए पाकिस्तान में कोई भी जीतता है, भारत को थोड़ा मोड़ा अंतर पड़ सकता है। जहां तक भारत पाकिस्तान का व्यापार है उसमें कोई अवरोध नहीं है, वह लगातार बढ़ रहा है और कुछ खास लोगों को फायदा मिल रहा है। जी ठीक है, धंधा तो पहले से ही चल रहा है, हो सकता है बिरयानी खाना पीना फिर शुरू कर दिया जाए। हैती से खबर है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर 3 दिनों से वहां बवाल मचा हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या कर दिया वहां के प्रधानमंत्री ने? हैती की बात समझना चाहिए। हैती वो देश है जहां पे दास प्रथा के खिलाफ पहली बार पूरी दुनिया में हैती के दासों ने जबरदस्त विरोध किया था, अस्त्र शस्त्र के साथ आगे बढ़े थे। हालांकि बाद में हार गए, लेकिन यह कहानी सर्वविदित है और इसको हमारे लोगों को जानना चाहिए। जहां तक इस प्रधानमंत्री की बात है, इसके पहले यह भी बताऊं कि वहां पे भूकंप 2010 में भारी हुआ था और उस समय ओबामा अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने थे 2009 में, और उन्होंने वहां मदद के नाम पर 10 से 20 हजार सेना भेजा और उसके बाद से अमेरिकी सैन्य का प्रभुत्व वहां पे है और एक तरह से उसका वो आंगन बन गया है। और जो भी वहां की सरकार आती है वह अमेरिकी साम्राज्यवाद के हिसाब ही काम करती है। और जहां तक हैती की जनता को का है, ना रोजगार मिल रहा है, ना उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है। जहां भी जनता उठ खड़ी होती है इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ती है। फिर से उन्होंने विद्रोह शुरू किया है, आंदोलन शुरू किया है। और हैती के ही एक पर्यावरण विभाग के कमांडर हैं जोसेफ जीन, इनके पास आर्म्स भी है, मतलब इनके पास जनता जो है, इनके पास ट्रुप्स भी हैं। कैसे ये हुआ, क्या हुआ, इसको हम छोड़ें, लेकिन उनकी तरफ जनता जा रही है और इन्होंने कहा है कि इनकी इच्छा बनती है कि अभी जो प्रधानमंत्री को गोली मार दे। अब बताइए वहां किस तरह का प्रजातंत्र है, क्या है क्या नहीं, कहना तो बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका भी खुश है, वहां के पूंजीपति वित्त पति वह भी खुश है और जनता बेहाल है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब अमेरिका का आपने जिक्र किया तो अमेरिका की तरफ चलते हैं। पहली खबर है फिलेडेल्फिया से, यहां पर पुलिस वाले किसी को पकड़ने गए, जैसे हमारे भारत में जाते हैं, पुलिस पे हमला कर दिया, 2 पुलिस वाले घायल हैं। क्या कानून व्यवस्था बन गई है? क्योंकि कल ही जिक्र किया था हम लोगों ने कि शिकागो में हैदराबाद के एक स्टूडेंट पर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सामान लूट लिया, चाकू मारकर घायल कर दिया। जहां तक अमेरिका की बात है, गन कल्चर बड़ा सामान्य सा बनता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अजीब सी स्थिति है, कोई युवक उठ खड़ा होता है या 2 जाते हैं और एक आतंकी हमला में शामिल होते हैं बिना किसी संगठन कुछ किए हुए। 10, 20, 50, 60 लोगों को मारा है, छात्रों को भी मारा है। बड़ा दुर्भाग्य है। इस घटना की बात है, जहां तक फिलाडेल्फिया की बात कर रहे हैं, 11 साल की बच्ची को संभवतः अंदर से गोली मारी गई और जब लोगों ने बताया बाहर से कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, कई तरह के पुलिस आए, वहां आग भी लग गई और वह पूरा परिवार कहते हैं कि गायब है और अंदर से गोलियां भी चली जिसमें पुलिस के भी अफसर या जवान मारे गए। और यह अजीबोगरीब घटना है। अभी बाहर में क्या आता है, क्या पता चलता है, तो समय की बात है। लेकिन यह कहूंगा कि अमेरिकी कल्चर वहां का बिल्कुल सड़ांध है और उस पूंजीवाद को दिखाता है जहां अमेरिका का और पूरी समाज का एक अंत आ चुका है, जहां से कि बर्बादी पूरी तरह लक्षित हो रहा है। जी चलिए अमेरिका का ही रुख करते हैं और अगली खबर भी हमारे पास आ रही है टेक्सास से। यहां पे क्या हुआ है कि फिलिस्तीनी अमेरिकी है, उस पर हमला किया गया। पुलिस कह रही है ये घृणा वाला अपराध है। जी वही तो है, घृणा वाला ही है। वह पूरे दुनिया में किया जा रहा है। अमेरिका में प्रो फिलिस्तीन एंटी फिलिस्तीन की को लेकर आपस में लोग लड़ रहे हैं। अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना बिल्कुल आधार गायब है। जो भी था वो खत्म होते जा रहा है। जो बाइडेन सारा पैसा उठा के या तो यूक्रेन को दे रहा है या इधर इजराइल को दे रहा है या खुद ही वो लोग कमा रहे हैं वहां के वॉर इंडस्ट्रीज। तो यह दुखद घटना है। इसको रोकने का उपाय एकमात्र यही है कि जनता इस बात को समझे, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बात को समझे। और यह बात चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, खासकर भारत के लिए। जी आप अपने हर कमेंट में कहते हैं जनता समझे, लेकिन मैं समझता हूं या जो मेरी जानकारी है या जितना मुझे समझ आता है उसके हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, लोगों के सोचने का दायरा, समझने का दायरा आपको नहीं लगता है सीमित हो गया है? जो लोग तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं लोग वही सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। मैं जनता जब कहता हूं तो जनता के प्रतिनिधि की भी बात करता हूं। यदि जनता के प्रतिनिधि सही में जनता के बीच में काम नहीं कर पाते हैं तो जनता का क्या हालत हो रखा है। छोटे से छोटे रिक्शा वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं कि कम से कम दूसरे अल्पसंख्यकों को या उनके बगल में रहते हैं उनको दबा दिया गया है, उनको लाल आंखी दिखाई जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी तरफ जहां तक की जनता की बात है,
फांसीवाद का मतलब यही होता है कि वह रूप कि जनता का एक हिस्सा उसके साथ हो जाए, उसके शोषकों के साथ हो जाए। यानी बकरी बड़ी खुश हो कि भेड़ जो है वो हमारे मालिक बन गए हैं, जबकि वह उसी को खाने वाला, उसी को लूटने वाला है। और इसका आधार बनता है व्हाट्सएप। आपको याद होगा कि फ्री डेटा और फ्री फोन, फ्री मोबाइल, यह सब जनता को दिया गया था शुरुआती दौर में। अब तो बहुत महंगा हो गया, जितना फ्री दिया था उससे अधिक रिलायंस वालों ने जो भी था वो लूट चुके हैं वापस। जी, लेकिन यह एक प्लान्ड था, यह एक मतलब योजना तहित था कि जनता के बीच में इनको दिया जाए कि ये ले, और वह इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ और पूरे भारत के लिए बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ गया है। फांसीवाद की ताकतों को मजबूत किया है इसने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जितना मशीन पे आधारित लोग होते जा रहे हैं उतना ही वो डूबते और अपना बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। मुझे अपना बचपन याद है, लाला जी की दुकान पे 50 चीजें लेने जाते थे, कागज पे लिख के जोड़ता था। आज कैलकुलेटर के अलावा जोड़ तक नहीं पाता है। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है मिशिगन से, क्योंकि वहां पर बाइडन ने मुसलमानों को रिझाने के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज दिया है। कोशिश तो करेंगे ही। जहां तक आपके बाबा बाइडेन की बात है, वो कुछ पैसे से, कुछ नौकरी से, कुछ जुमलों से, कुछ अपने प्रस्ताव पारित करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में कहेंगे, इन्हों करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से, जिस बेशर्मी और बेरामी से इन्होंने आईडीएफ को, जियोनिस्ट रजीम को पैसे दिए हैं, अस्त्र शस्त्र दिए हैं, और यूएनएससी में जितने भी प्रस्ताव आए उसको, उस पर वीटो लगाया है, जनसंहार को के पक्ष में सीधे ना सीधे कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से, खुलेआम रूप से ये लोग हैं, वहां के मुसलमान, वहां के अल्पसंख्यक या वहां के जो बाकी लोग हैं, वह इनके पक्ष में आने वाले। यहां तक कि गोरे लोग भी उनके पक्ष में नहीं आ रहे, वो भी जा रहे हैं। बाइडेन अनलेस कि कुछ चमत्कार हो जाए, वह हार रहे हैं। जी लेकिन अगर बाइडन हार गए और ट्रंप आ गया तो और ज्यादा बड़ी तबाही देखने को मिलेगी मुसलमानों को और पूरी दुनिया को। वह तो नजर आ रहा है। लेकिन मुसलमानों पूरी दुनिया को ना कहे, बाइडेन के, ट्रंप के आने के बाद से सीरिया और इराक से वो अपनी सेना वापस हटा रहे हैं। कम से कम यहां राहत होगी। लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, ये लोग इजराइल के नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि जब तक थर्ड ऑल्टरनेटिव, यानी एक विकल्प की राजनीति हम ना करें, इस रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से बाहर ना निकले, भाजपा कांग्रेस से बाहर ना निकले, इंग्लैंड में टोरीज और लेबर से बाहर ना निकले, हम दुर्गति की तरफ और आगे दलदल में फंसे जा रहे हैं। जी हथियार बेचकर की जा रही मुनाफाखोरी के खिलाफ रशीदा तलीब कांग्रेस में एक प्रस्ताव लेके आई हैं। क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए आज ही जाता है कि भैया आप अधिक से अधिक इतना ही प्रतिशत का मुनाफा कमा सकते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, या उसको आप ओपनली करें, तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? सारा युद्ध का आधार बनता है, यही लोग करवाते हैं। यूक्रेन तो 2014 से भी उस तरफ बढ़ रहा था। हमास और इजराइल में जो हो रहा है वह नजर आ रहा है। पूरे अफ्रीका के कई देशों में वहां लड़ाइयां चल रही है। जहां भी है, चाहे अफगानिस्तान हो और जहां जहां भी अमेरिका घुसा है, लीबिया हो, अन्य जगह हो, यह इन्हीं लोगों की तो कारस्तानी है। बाइडेन तो मुखड़ा है उसके। भारत में ही भाजपा कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं, यह तो मुखड़ा है उन पूंजीपतियों के। और इससे निजात तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इनकी सत्ता को ना उखाड़ पाए। इस प्रस्ताव से कुछ भी नहीं होने वाला है। जी चलिए अब रुख करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों का। एंटोनियो गुटेरेस ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूएनएससी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, आज वहां वोटिंग तक नहीं हो पा रही है। आप जानते हैं रूस ने एक प्रस्ताव अभी पेश किया था जब यमन पे हमला हुआ था, और कहा था इराक और सीरिया में भी हमला करके अमेरिका इस इलाके की शांति खत्म कर रहा है। तो उसको लेके वो बोले हैं कि यूएनएससी एक तरीके से निष्प्रभावी हो गया। दूसरा वो जिक्र कर रहे हैं रफा बॉर्डर का, क्योंकि इसराइल अब कह रहा है कि वहां पे मारेंगे। रफा बॉर्डर महत्वपूर्ण है, पहले मैं उसी पर आता हूं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि गाजा का जो संबंध है इजिप्ट से, वह इसी बॉर्डर से होके जाता है, जिसपे इजराइल की नजर बहुत दिनों से, वह उसको तोड़ना चाहता है, उसको बर्बाद करना चाहता है। और इजिप्ट ने बहुत दोस्ती होने के बावजूद भी इजराइल के साथ हमेशा कहा है कि आप उस तरफ लड़ाई ना करें। दूसरा कारण यह होगा कि केवल बॉर्डर ही नहीं, वह लड़ाई वहां से जो भागेंगे फिलिस्तीनी बेचारे, वह फिर इजिप्ट में जाएंगे। और जहां तक इजराइल का एक बड़ा सा प्लान है पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने का, वह यह भी कहीं ना कहीं से बनता है कि यहां से फिलिस्तीनियों को हटाकर हम इजिप्ट भेज दें, बदले में इजिप्ट को हम पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुम अपने यहाँ बसा लो, छोड़ दो, तुम जहां तक गाजा की बात है, पूरे फिलिस्तीन स्टेट की बात है, उसको भूल जाओ। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
जहां तक यूएन के सेक्रेटरी जनरल की बात है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह सही कह रहे हैं। प्रो अमेरिकन शुरू में ज्यादा थे, आजकल न्यूट्रल हो गए हैं, बल्कि एंटी अमेरिका भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि जिसका वह नेतृत्व कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो या सिक्योरिटी काउंसिल हो, वह एक मुखौटा बन गया है। चाहे उसमें वोटिंग अमेरिका के पक्ष में हो या विरोध में हो, उस असरहीन हो गया, उसको कोई मायने नहीं बनता है। और उनकी बात से मैं पूर्ण तरह सहमत हूं। जी। पुतिन का दावा कल अजीबोगरीब लगा। 7 अक्टूबर के बाद 7 फरवरी को उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया रूस में और वहां पर यहूदियों से बात की और कहा कि मैं बंधकों की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूं। रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रूसी मूल के वहां नागरिक फंसे तो जा ही चुके, हो सकता है 2-4 उससे रिलेटेड हो, वो बच्चे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और जंगबंदी पे भी यदि वो उनकी कोशिश है तो वह ईरान के थ्रू या हमास वगैरह के वहां नेता जाते रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। जो भी हमास का प्रपोजल आता है वह जरूर कहीं से न कहीं रशिया उसको ओके करता होगा या सजेस्ट तो जरूर करता होगा उसमें, भाई ऐसे करो वैसे करो। तो उसके हिसाब से उनकी कोशिश है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यह तभी संभव है जबकि इजराइल, अमेरिका और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, जिसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहीं पर बनता है। और जहां तक अमेरिकी विदेश मंत्री की बात है, वो जितना भी कूदे, लगता नहीं कि उनसे कोई कामयाबी हो रही है। उनको जहां तक मेरी बात है हटा देना चाहिए, उसमें बेकार के कूद रहे हैं जहां से वहां तक। वो आता क्यों है बार बार यहाँ पे घूमने? 5वीं बार घूम के चला गया, होता उस पर कुछ नहीं है। बस उसने इतनी बात की कि 7 अक्टूबर के हमले को आधार बनाकर हमें इजराइल जो है अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है दूसरों के साथ। उनको जो मर्जी वो बोल रहे हैं, वह भी बोल रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं। और लगता है कि दुनिया के बहुत सारे विदेश मंत्री, फ्रांस के भी देखें किधर पहुंचे हुए थे, और दूसरे देशों के भी पहुंचे हुए हैं, हमास के ऊपर कुछ वक्तव्य दे रहे हैं। जहां वो हमास को आतंकी बोलते हैं, कहते हैं कि ऐसा हमला पहले नहीं हुआ था, वहीं पर वो इजराइल को भी कुछ ना कुछ उपदेश दे डालते हैं। यानी दोनों तरफ से बात करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, गुड कॉप एंड बैड कॉप। यानी कैदी पकड़ा गया है तो एक अच्छा पुलिस आएगा, उसको कहेगा भाई इसको खाना नहीं खिलाया, बेचारे को चोट लग गई है, और दूसरा वाला आएगा तो उसकी मार पिटाई की चल जाती है। फिर अच्छा वाला वापस आता है तो कैदी मजबूरी में अपनी बात, आंसू बह रहे हैं, बताते हाँ हाँ ऐसे हुआ था, यानी उसे निकालनी है। ये लोग यही धंधा कर रहे हैं, इनका कोई खास महत्व नहीं है, जनता को समझना चाहिए। मैक्रो की बड़ी तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि उसने ऐसा काम कर दिया है जैसा अब तक यहूदियों के लिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू भी नहीं कर पाया। उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। उन्होंने फिर से कहा है कि यहूदियों के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला है, और वह अक्टूबर में जो हुआ था 7 अक्टूबर को, अब 7 फरवरी को उसको मनाएंगे। ये लोग जो भी इतिहास बनाते रहे, इंटरनेशनल डे जो मर्जी है बना दे, इंटरनेशनल डे का कोई ठिकाना नहीं है, या सम डे बना दे। यह तो भरा पड़ा 365 दिन भर चुका है। लगता है अब साल में 365 सिर्फ 700 दिन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जहां तक मैक्रो की बात है, अपने यहाँ किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को बिल्कुल निदान करने में असक्षम है। और वहां पे इनकी कोशिश जहां तक है, नेटो के तरफ से यूक्रेन में हार रहे हैं, उनके ही फौजी, उनके इंसान जाके, उनके अपने नागरिक जाके वहां मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यह एक फेलियर है। जी, आपने डे की बात की तो मुझे याद आ गया सुधीर चौधरी। उसने कहा कि जो गुलाब देगा ना लाल वाला, वो सिर्फ फरवरी के महीने में आपके साथ रहेगा, लेकिन जो हरा धनिया लाके देगा वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे जहां तक आपकी गोदी मीडिया की बात है, जो मर्जी है, जैसा मर्जी हो करते रहें। अब वो फलों पे, फूलों पे उसका भी रंग करके उसके हिसाब से कर दें, यह बहुत ही घटिया बात है। इससे अधिक मैं क्या कहूं। धर्म पे हमेशा कहता रहा हूं, बस इतना ही कहूंगा कि भगत सिंह का मैं समर्थक हूं। जी। नहीं, मैं रंगों पे ही आना चाहता हूं। उसने कहा कि लाल गुलाब और हरा धनिया, ये लोग हरा और भगवा रंग के बीच में जो है बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि हरा धनिया वाला लाने वाला जिंदगी भर साथ रहेगा। अब जो भी कहे, मुझे इसका बैकग्राउंड बहुत नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक लाल रंग की बात है, मेरा लाल झंडा ऊंचा रहेगा। जी। चलिए, खैर, आपका लाल झंडा ऊंचा रहेगा। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है कि 7 अक्टूबर को एक रिपोर्ट सामने आई, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी, खुफिया अधिकारियों के हवाले से, कि 136 जो बंदी हैं हमास के कब्जे में, उसमें से 32 मर चुके हैं। जी हाँ, यह तो नेतन्याहू की सरकार ने स्वीकार किया है कि 32 मर चुके हैं। जो भी कारण हो, बीमारी से मरे हों, भाग दौड़ी में मचे हों, या एक जगह यह भी रिपोर्ट आया था कि आईडीएफ ने जो हमला किया उसी में मारे गए हैं। तो यह तो दुखद ही है कि उनके परिवार जो बेचारे हर रोज घुट रहे हैं, मर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
इजराइल में आसपास में सड़क जाम कर रहे हैं, उनको यह भी नहीं पता कि कौन मारे गए हैं, क्या मारे गए हैं, वो किस हालत में रह रहे हैं। बड़ी ही खराब स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, इराक में एक हमला हुआ है जिसमें फिर से एक बार कताइब हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए, यानी कि इमरान समर्थित लीडर मारे गए। उसके बाद खबर सामने आई है कि इराकी सांसदों ने फौरन सत्र बुलाने की मांग की है ताकि अमेरिकी सेना को वहां से भगाया जा सके। जी हाँ, इस बार जो अमेरिका ने आक्रमण किया, जो मारे गए हैं, उसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट यानी पीएमएफ, यह आर्मी का एक पार्ट है, इराकी आर्मी का पार्ट है। वह ऐसा नहीं कि बाहर का, वैसा नहीं कि ईरानी समर्थक कुछ है, हो सकता है मदद मिलती हुई, बात अलग है, लेकिन वह ईरानियन रेसिस्टेंस फोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे इराक पर फिर हमला किया है, जो पहले करता रहा है। इसलिए इराक में फिर से बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, और इराक के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उन्होंने साथ साथ वहां के जो प्रधानमंत्री सुडानी, उन्होंने भी कहा है कि एक अर्जेंट इमीडिएटली तुरंत वहां पे इसकी एक मीटिंग बुलाया जाए पार्लियामेंट में कि किस तरह अमेरिका पे दबाव डाला जाए कि वो अपनी सेना हटाए, क्योंकि उससे हमें दिक्कत हो रहा है। वह सेना वहां इस कारण रखा गया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इराकी सैनिकों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, बल्कि अब उल्टा वही अब टेररिस्ट का काम कर रहा है। जी, हालात तो वाकई में खतरनाक हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूएन की जो दूत हैं वो इराक छोड़कर फौरन चले जाना चाहती है। खैर, सऊदी अरब का रुख करते हैं। वहां से खबर सामने आई है कि युद्धोपरांत गाजा में किस तरीके से व्यवस्था होगी, क्या तमाम चीजें होंगी, उसको लेकर रियाद में कोई बड़ी मीटिंग होने जा रही है तमाम मंत्रियों की। एक भोजपुरी में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल। कटहल में वो ना चिपकने वाला है, तो तेल लगा के लोग खाते थे कि चिपके नहीं। अभी पेड़ पे ही कटहल है, लोगों ने तेल लगा के तैयारी कर ली है। वही हालत है, युद्ध समाप्ति हुआ नहीं। हमास का जो भी प्रस्ताव था उसको इजराइल ने खारिज कर दिया। इजराइल के प्रस्ताव को हमास मानने को तैयार नहीं है। हमास की सेना और जो भी उसकी ताकत थी फिर उत्तरी गाजा में बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह कहीं से पीछे हट नहीं रहा है। जहां तक हुतीस की बात है, उन्होंने 4-4 अमेरिकी और ब्रिटिश शिप पे उन्होंने उस पर आक्रमण करके काफी तबाही भी की है। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर वापस लौट रहा है इसी के कारण, चूंकि उस पर आक्रमण हो गया है। और इसके बावजूद ये लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि कौन आएगा। क्या ये लोग ये तो नहीं प्लान कर रहे हैं कि किस तरह की युद्ध रोका जाए? युद्ध बंदी के पहले जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं उसके पहले ये लोग चाहते हैं कि किस तरह की सरकार आए, और उसके उसमें लाना चाहते हैं, और हमास को किस तरह से दरकिनार किया जाए, नंबर 1। कौन कौन सा हिस्सा उस पैलेस्टीन स्टेट में आएगा, नंबर 2। इन लोगों का कौन कौन सा कंट्रोल होगा, इनके प्रो जो हैं, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, ये सब हो, इजराइल हो, अमेरिका, इन सब का क्या हो। यह सब गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं कि मरने के बाद से जो बच रहा है उसको नोचने के लिए किसका किसका कितना हिस्सा होगा, और कुछ नहीं है। जी, ये यही है, या ये भी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से ब्लिंकन के प्रस्ताव को सऊदी ने ठुकराया और साफ कह दिया कि जब तक फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम सामान्य संबंध नहीं करेंगे इजराइल के साथ। उसके बाद ये मीटिंग करके दिखा रहे हैं कि हम अपना गुस्सा और जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी है। इसलिए उनका जो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर जितना भी कूद रहे हैं यहाँ पे, जो भी कर रहे हैं, आपसी मतभेद चल रहा है, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बातें लेकर। हो सकता है उसमें अमेरिकी कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट की बात हो, अस्त्र शस्त्र की बात हो, आगे की समझौता की बात हो, ये सारी बातें चल रही हैं, और काफी खिचड़ी बन रहा है। और तकरीबन मुझे लग रहा भी कि बीरबल की खिचड़ी है, कुछ अभी तक उसका क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिड रूप सामने नहीं आ पा रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बीरबल की खिचड़ी है, पकते पकते पकेगी, और पकेगी भी कि नहीं पकेगी, और पकेगी तो कैसे बटेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तमाम जानकारियां बड़ी बारीकी से दी हैं। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।